हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मैं एक नया चैनल अपना स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम बहुत फनी है और वो देखकर आपको बड़ा मजा आने वाला है। और वो देखिए आप पीछे बोर्ड पर। तो प्रेजेंट है आपके लिए एक नया चैनल फिजिक्स की आत्मा। तो आज से मैं अपना पहला वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए बच्चों, अभी जो चल रहा है एक सीजन चल रहा है, बोर्ड एग्जाम्स का सीजन चल रहा है। तो उसके हिसाब से मैं क्या थोड़े से वीडियोस इस टाइप के लेके आ रहा हूँ जो आपको बहुत फायदा देंगे। और जो वीडियोस हैं वो मैं ये वाले वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं अभी कंटिन्यू वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं बीच बीच में से कुछ टॉपिक्स लेकर और बहुत अच्छे से वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। तो बाद में जो है मैं पूरी सीरीज यहाँ पे चालू करूंगा। तो आपको एक वन शॉट वीडियो में बहुत अच्छा सा कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा चैप्टर जो बच्चों के लिए हमेशा सिरदर्द बना रहता है, और वो है, और एक बहुत बड़ा मार्जिन उसका रहता है, और वो है, उसका नाम है रे ऑप्टिक्स, है ना। रे ऑप्टिक्स हम जो प्रकाशिकी है उसको ऐसे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अरे बच्चों, चैनल स्टार्ट करते हैं। किरण प्रकाशिकी, या इसे हम बोलेंगे रे ऑप्टिक्स। सबसे पहले इसमें बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं। जैसे आप पढ़ना जब स्टार्ट करोगे उसको, तो आपको परावर्तन पढ़ना पड़ेगा, यानी कि रिफ्लेक्शन। परावर्तन के बाद जो है ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो इस पर डिपेंडेंट होते हैं रिफ्लेक्शन पर। फॉर एग्जांपल जैसे आप मिरर, इसमें हम मिरर के बारे में पढ़ेंगे, दर्पणों के बारे में पढ़ेंगे। तो जनरली जो हमारा फिजिक्स है, हमारे क्लास 12 का जो फिजिक्स है, उसमें आपको जो मिरर पढ़ने को मिलते हैं उसमें आपको सबसे पहले आता है प्लेन मिरर, यानी कि आपका समतल दर्पण आता है। इसके बाद आपका स्फेरिकल मिरर आते हैं। स्फेरिकल मिरर फिर टू टाइप्स के होते हैं, एक आपका उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण, है ना, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो सबसे पहले सामान्य सी बात है कि आपने परावर्तन तो पढ़ा ही होगा ना। परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन। अब जो परावर्तन होता है, सामान्य सा आप 10th क्लास में भी इसको पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन जो होता है, प्रकाश किरण का एक माध्यम में आना और उसी माध्यम में वापस से लौट जाना। मतलब ये यहां से इसको हम बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, और ये हो जाएगी आपकी परावर्तित किरण। ठीक है, ये एक समतल है या एक सतह है। इस सतह को हम बोलेंगे, इसका नाम देंगे हम परावर्तक सतह। क्या नाम देंगे बच्चों? परावर्तक सतह। ठीक है, इस सतह, ये जो आपकी परावर्तक सतह है, इसका एक परपेंडिकुलर हम बनाएंगे। परपेंडिकुलर यानी कि इसका नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे। अभिलंब जो क्या करेगा, इसको दो भागों में बांटेगा। या अभिलंब जो होता है हमेशा सतह से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये 90 डिग्री यहां से इस सतह, ये एंगल आपका 90 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इन दोनों केसेस में हमेशा ये 90 डिग्री का एंगल रहेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? अभिलंब। अब देखिए, अब जब भी आप रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो उसमें आप ये देखोगे कि आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण अभिलंब के बीच का जो एंगल बनेगा उसको हम हमेशा बोलेंगे आपतन कोण, यानी कि इंसिडेंट एंगल, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक रहेगा आपका परावर्तन कोण, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, रिफ्लेक्शन एंगल। तो इस टाइप से आपका यहाँ पे इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल हो गया, आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक है, अब इसके दो नियम होते हैं बेसिकली। देखो एक बार और आप डेफिनेशन वापस से मैं रिपीट कर देता हूं। जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह पर गिरती है या ऐसी सतह पर गिरती है जो परावर्तन करने का काम करे, चाहे वो किसी तरह का दर्पण हो, तो प्रकाश किरण जितने कोण पर आती है उतने कोण पर क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। प्रकाश किरण की सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना, प्रकाश का किसी सतह पर टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना, इसको हम बोलते हैं परावर्तन। ठीक है, उसके बाद इसके दो बेसिकली नियम होते हैं। इंसिडेंट इक्वल्स टू इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि आपतन कोण बराबर हो जाएगा परावर्तन कोण। सेकंड, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही बिंदु पर लाई करते हैं, एक ही बिंदु पर मिलते हैं, ये इसका हो जाता है दूसरा नियम। तो ये परावर्तन हो गया। ठीक है, अब परावर्तन
पर बेसिस हमारे 12th के जो कंटेंट है, हमारा जो सिलेबस है, उसमें आपको बेसिकली 3 चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक रहेगा आपका समतल दर्पण, है ना। समतल दर्पण आपने सभी देखा होगा। जनरली आप जब किसी बार्बर की शॉप पे जाते हो तो वहां पे आप शेविंग वगैरह करवाते हो, है ना, अपने बाल बनवाते हो, तो आप जिस मिरर में आप अपना फेस देखते हो उसको अपन क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। सेकेंड, और जैसे ये तो जनरली आपको मिलता ही है, इसके अलावा वहां पे एक मिरर और होता है, उसको अपन कॉनकेव मिरर बोलते हैं, मतलब कि अवतल दर्पण। तो गोली दर्पण का एक प्रकार होता है ना। किसका होता है, गोली दर्पण का। अगर आपको ज्यादा पास से शेविंग करनी है तो आप फिर समतल दर्पण यूज नहीं करोगे। आपको क्या होता है कि ज्यादा पास से और खुद शेविंग अगर करना तो आप कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, यानी कि अवतल दर्पण का। उसकी खासियत क्या होती है कि पास वाले ऑब्जेक्ट का वो लार्ज इमेज बना देता है। पास वाला, उसके पास अगर आपने वस्तु को रख दिया तो बहुत बड़ी इमेज उसमें बनाएगा, ठीक है। तो गोली दर्पण। अब इस गोली दर्पण में आप देखोगे कि ये गोली दर्पण फिर 2 टाइप्स का हो जाएगा ना, 2 टाइप्स का हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं क्योंकि फिर आपको समझ में थोड़ा कम आएगा, है ना। तो परावर्तन इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, फिर से देखना। सबसे पहले समतल दर्पण जो पूरे तरीके से परावर्तन पर आ देते हैं, है ना। समतल दर्पण हो गया आपका। सेकंड हो जाएगा आपका गोली दर्पण, है ना। इसको बोलेंगे हम प्लेन मिरर ना। ये हो जाएगा आपका प्लेन मिरर। ये जाएगा आपका गोली दर्पण, इसको हम बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। थर्ड जो आपका हो जाएगा पैराबोलिक, है ना, परवलयाकार दर्पण, ठीक है। इसको बोलेंगे पैराबोलिक मिरर। अब देखो, हमें वो चीजें पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। हमको ज्यादा डिटेल वाले, मतलब पढ़ना डिटेल में है, लेकिन पढ़ना वो जो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल कंटेंट है, ठीक। तो समतल दर्पण जो है, इसके बारे में अपने को बेसिकली कुछ चीजें पढ़ना जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। गोली दर्पण ही आपका मेन है, सबसे मेन जो है वो आपका गोली दर्पण है, ओके। और फिर बचा परवलयाकार दर्पण, तो ये आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है इसको, ठीक। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ समतल दर्पण के बारे में, कुछ बेसिक्स ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, ठीक। उसके बाद हम पूरा ब्रीफ में हम जो पढ़ने वाले हैं, या पूरा डिटेल में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप गोली दर्पण, ठीक। तो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अच्छा, मैंने समतल दर्पण मिटा दिया, कोई बात नहीं। चलो सबसे पहले बात करते हैं समतल दर्पण। सिर्फ 2 मिनट इसके लिए बात करेंगे हम। समतल दर्पण जनरली हमारे घरों में भी होता है। इसमें क्या होता है, एक परावर्तक सतह होती है, परावर्तक सतह जिस पे लाइट इंसिडेंट होती है और ये रिफ्लेक्ट कर देती है। जैसे जितनी लाइट जाएगी उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट कर देंगी, ठीक है। और एक रहेगा इसका, इसको हम पॉलिश युक्त सतह बोल देते हैं, है ना। पॉलिश युक्त सतह, पॉलिश सतह है, तो यहां से जितनी लाइट जाएगी वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब इसमें बेसिकली या इंपॉर्टेंट हम बात करें तो इसमें कौन से ऑब्जेक्टिव आते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है इसकी फोकल लेंथ कितनी होती है, फोकस दूरी कितनी होती है, ठीक है। तो इसकी फोकस दूरी होती है अनंत। अनंत क्यों होती है, क्योंकि अगर आप इस मिरर के दोनों साइड से इसको जब आप बढ़ाओगे तो बढ़ाते बढ़ाते आप कितना ही बढ़ा लो, आप इंफिनिटी पे चले जाओगे, इसका आपको कभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या आपको कभी नहीं मिलेगा, है ना। ये आप बढ़ाते जाओ, कितने बढ़ाओ उसको, बिल्कुल यहां से पहुंचा दो उसको अनंत तक, इसको बढ़ा दो, लेकिन आपको इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं मिलेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं मिला तो फोकल लेंथ भी आपको नहीं मिलेगी, इसलिए इसकी फोकल दूरी क्या रहेगी, अनंत। तो पहली चीज याद रखनी है। सेकंड, अगर आपको इसमें अपनी इमेज देखनी है तो आपको कितनी साइज का मिरर चाहिएगा, तो आपको समतल दर्पण आधी साइज का चाहिएगा। मतलब आपको पूरी इस इमेज देखनी है तो आपको आधी साइज का इमेज क्या चाहिएगा, समतल दर्पण चाहिएगा, है ना। तो ये क्वेश्चंस अपने को कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और भी होते हैं इसमें, पर जनरली तो हमसे ये 1-2 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसके लिए मैं अलग से पूरा डिटेल में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स और मैं बनाऊंगा, तो अभी हम इसको इतने पढ़ लेते हैं, अपने को गोली दर्पण ज्यादा करके पढ़ना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम गोली दर्पण।
देखिए बेटा, गोलीय दर्पण ये दो टाइप का होता है, ठीक। सबसे पहले एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है आपका उत्तल दर्पण, ठीक। अब क्वेश्चन आता है कि दिखता किस तरीके का है, तो करना क्या होता है, जनरली हम क्या ले, एक होलो ग्लास ले लेते हैं, स्फेरिकल होलो ग्लास ना, एक ग्लास ले लिया हमने, पूरा खोखला है अंदर से, बस एक ग्लास इसके सरफेस पे ही, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, इसको बीच में से इसको मतलब काट देते हैं, ठीक है, ये आपने इसको अलग कर दिया, ठीक। अब सिर्फ एक ग्लास प्लेट है, क्या ये ग्लास प्लेट। अब डिपेंड करता है कि इसमें आप पॉलिश किस तरफ करते हो। अगर आपने पॉलिश अंदर की तरफ की तो ये तो हो गई पॉलिश युक्त सतह, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है, पॉलिश युक्त सतह हो गई, और ये हो गई इसकी परावर्तक सतह, ठीक। तो बताओ मुझे कौन सा दर्पण बनाए, तो जो परावर्तन कर रहा है इसका उभरा हुआ है ना, जो भार के साथ जो आउटवर्ड डायरेक्शन में है वो वाला आपका परावर्तक सतह जो है, इसके हिसाब से इसको हम क्या बोल देंगे, उत्तल दर्पण। क्या बोल देंगे इसको, उत्तल दर्पण, ठीक है। अब देखो ये, इसको भी अगर मैं अंदर से पॉलिश कर दूं तो बाहर का परावर्तक सतह हो गई, अंदर पॉलिश हो गई, तो ये भी उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण। अब इसी एक और हम स्फेरिकल ग्लास ले लेते हैं, उसको आपस से इसे दो हिस्सों में बांट देते हैं। अब करना क्या है, मैं अब पॉलिश यहां से कर देता हूं बाहर से, तो ये तो हो गया पॉलिश युक्त है ना, और ये हो गया परावर्तक। अब बताओ इस केस में कौन सा दर्पण बनेगा, तो मेरे हिसाब से आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा होगा, ये वाला जो दर्पण है अब अंदर वाला परावर्तन कर रहा है और बाहर वाला पॉलिश वाला है, ठीक है, तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण। क्या हो गया ये, अवतल दर्पण। इसी तरीके से इसको भी मतलब डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको दर्पण कैसा चाहिए, आपको जैसा दर्पण चाहिए आप बना सकते हो, आप पॉलिश कर दो बस उसमें, है ना, पॉलिश जैसे पारालेपित हम उसको बोलते हैं, या उसके ऊपर मरकरी है ना, मतलब मरकरी उसके ऊपर लगा देते हैं, या फिर सिल्वर की उस पर परत चढ़ा देते हैं, तो ये, या फिर लेड की उस पर परत चढ़ा देते हैं, तो ये आपका जो हो जाता है दर्पण बन जाता है। ये परावर्तक हो, सॉरी ये परावर्तक नहीं है, ये पॉलिश युक्त हो गया और परावर्तक हो गया। तो ये भी जो अंदर धसा हुआ भाग परावर्तक हो वो हमेशा आपका क्या रहेगा, हमेशा ही वो आपका अवतल दर्पण रहेगा, और जो बाहर की तरफ ये वाला, ये दोनों है ना, ये बाहर की तरफ अगर परावर्तन करेंगे, मतलब लाइट इनके ऊपर गिरे और ये उनको रिफ्लेक्ट कर दे, तो ये आपके सारे दर्पण क्या जाएंगे, उत्तल दर्पण हो जाएंगे, ठीक है, और ये हो जाएंगे सारे आपके अवतल। तो ये दोनों जो है ये अवतल है, देखो नाम मैंने पहले अवतल का लिख दिया था, इससे कंफ्यूज मत होना, अवतल दर्पण यानी कि ये दोनों आपके अवतल हैं और ये दोनों आपके जो हैं वो उत्तल हैं, ठीक। तो आई होप कि आपको अवतल और उत्तल में अंतर करना आप सीख गए होंगे कि किस तरीके से हम अंतर करते हैं। अब देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए, अगर आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए अवतल दर्पण है, ठीक है। इंपॉर्टेंट दोनों हैं, जैसे आप साइड मिरर वगैरह देखेंगे, बस वगैरह में जो साइड मिरर होता है, रेयर व्यू पीछे का व्यू अपने को देखने के लिए यूज करते हैं, और बाइक वगैरह सब में उत्तल दर्पण होते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण जो आपको पास से शेविंग बनानी है तो उस केस में आप अवतल दर्पण का यूज करते हो, क्योंकि इमेज बड़ी कर देता है, ठीक। और भी बहुत सारे, जैसे डॉक्टर वगैरह को जब क्या होता है कि कान वगैरह की जांच करनी होती है तो वो क्या करते हैं कि अपने सिर पर जो होता है एक कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर वो लगा लेते हैं, अवतल दर्पण लगा लेते हैं और उसके ऊपर लाइट डालते हैं, तो लाइट जैसे उसके ऊपर डलती है कॉनकेव मिरर क्या करता है उनको इकट्ठा करके, और जहां पर उनको भी जो भी जांच करना होता है वो जांच कर लेते हैं, क्योंकि सारी लाइट को क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है। तो अपन अवतल दर्पण से किस तरीके से इमेज बनती है, सामान्यतः हम जब देखते हैं कि जब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं, डेरिवेशंस करते हैं 1/f = 1/v - 1/u, ये जब हम इनको सोल्व करते हैं तो हमारे सामने दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि कैसे इमेज हम मिरर के ऊपर डालें और कैसे वो उनका इमेज बनाएं, ठीक है। तो हम सबसे पहले अवतल दर्पण से इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है ना, हेडिंग डाल लेते हैं अवतल
दर्पण से, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना, प्रतिबिंब बनना। ठीक है, अब देखो आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एक एक स्टेप आप देखते जाइए। ठीक है, हम एक चार्ट यहाँ पे बना लेते हैं, टेबल। सबसे पहले वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, वस्तु का रखना है। ठीक है, ओके। उसके बाद ये आपका क्रमांक हो जाएगा यहाँ पे ना, ऑब्जेक्ट को वहां पे रखना है। फिर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब की स्थिति, यहां से भी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति है ना, नेचर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की प्रकृति, ये भी पता चले कि वो किस तरीके का है, इन्वर्टेड है, रियल है, इरेक्ट है, किस टाइप का है। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप एक बिंदु सोर्स से, मतलब लाइट सोर्स एक बिंदु के आकार का हो, तो उस बिंदु के आकार से लाखों प्रकाश किरणें निकलती हैं, बहुत सारी प्रकाश किरणें निकलती हैं। लेकिन जब हम स्टडी करते हैं, रे डायग्राम जब हम बनाते हैं, तो हमको तीन वेज होते हैं, हमारे तीन तरीके होते हैं कि हम लाइट रे को इंसिडेंट करें, है ना, लाइट रे को इंसिडेंट करें मतलब प्रकाश किरणों को आपतित करवाएं। ठीक है, तो देखो सबसे पहली स्थिति मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले नंबर पे वस्तु की स्थिति। तो हम सबसे पहले वस्तु को रखेंगे अनंत पर। क्या रख दिया वस्तु को, अनंत पर। प्रतिबिंब की स्थिति, तो ध्यान से देखना, ये आपका अवतल दर्पण, मैं एक बार इनके नाम बता देता हूं आपको, एक बार आप नाम देखते जाना। अवतल दर्पण यानी कि अंदर का भाग परावर्तन करेगा, ये परावर्तक सतह, ये जो लाइन हम खींचते हैं इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते थे इसको, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष का काम होता है, मतलब ये इमेजिनरी है, रियल नहीं है। ठीक है, हम इसको आभासी बोलेंगे, सिर्फ हमने एक इमेजिन कर लिया कि इसको दो भाग में हम बांट दिया है ना, तो जहां से इसको दो भागों में बांटेगी उसको हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष, है ना। सेकंड, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ यहाँ पे रहेगा, है ना, वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र क्या होता है, तो वक्रता केंद्र होता है कि जिस खोखले कांच से, है ना, जिस स्फेरिकल होलो ग्लास से आपने इसको कट किया है, जिस खोखले ग्लास से आप इसको काट के लाए हो, उस खोखले ग्लास को अपन ऐसा कंप्लीट करके देखते हैं, तो जहां पर भी जिस खोखले ग्लास से, चलो थोड़ा सा बड़ा बन गया है ना, बड़ा बन गया ये, जिस खोखले ग्लास से आपने इसको काटा है उसका सेंटर मान लो, इस ग्लास, पूरे ग्लास का सेंटर यहाँ पे है, तो जो उस ग्लास का सेंटर है वो इसका सेंटर है, तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। ठीक है, डेफिनेशन से मैं बोल रहा हूं, बस उसको आप समझ लीजिए, है ना, समझने पे आप लिख खुद सकते हो कि यहाँ, और देखो इस पॉइंट को, जो मुख्य अक्ष है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, इसने इसको जहां पर भी कट किया है उसको अपन बोलेंगे ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, इसको हम P से डिनोट करेंगे, वक्रता केंद्र इसको C से डिनोट करेंगे। अब इस ध्रुव से लेके देखो जितने भी इमेज, मतलब जितने इमेज बोलेंगे उसको, या हम ये बोलेंगे कि जितने भी डिस्टेंस अपने को मेजर करनी है, चाहे दर्पण से आप बाएं तरफ करो या दर्पण से दाएं तरफ करो, दोनों ही केसेस में क्या करना है आपको, सारी डिस्टेंसेस ध्रुव से ही मेजर करनी है, ध्रुव से ही नापना, ध्रुव के अलावा आपको कहीं से भी नहीं नापना है। तो ध्रुव से हम जब नापेंगे, ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र की दूरी हो जाएगी r, इसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। अब इसमें एक होता है, आप फोकस भी सुनते हो, फोकल लेंथ। तो फोकस क्या होता है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, एक पॉइंट बोल देते हैं उसको ध्रुव। मतलब जो लाइट आती है किसी भी मिरर के ऊपर अनंत से, जैसे सूर्य आपका अनंत पर है, उससे जितनी भी लाइट आएगी सारी पैरेलल आती है, समांतर आती है, और हमेशा आकर कहां से निकलती है, ध्रुव से। जिस बिंदु से निकलती है, ये आने का रास्ता, ये टकराने का परावर्तन का, ये आने का रास्ता, ये टकरा के जाने का, तो इसको अपन हमेशा क्या बोलेंगे, फोकस। और ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी, ध्रुव से फोकस तक की दूरी, फोकस दूरी, इसको F से डिनोट करते हैं। तो ये कुछ मुख्य बातें होती है दर्पण केस में। आपका दर्पण जितना बड़ा है,
है ना। तो दर्पण के दोनों सिरों को जब हम एक दूसरे से मिलाते हैं तो ये इसका हो जाता है द्वारक। क्या हो जाता है? द्वारक। तो मेरे हिसाब से आपको सब समझ में आ गया होगा क्या क्या क्वांटिटीज या कौन कौन से पद हमने को इसमें यूज करने हैं। तो इसमें एक ध्रुव होगा, एक मुख्य अक्ष होगी, एक फोकस होगा, एक वक्रता केंद्र होगा, समांतर किरण आएगी, फोकस से जाएगी। तीन तरीके मैं आपको बताता हूँ। हमेशा आप कोई सा भी क्वेश्चन देखोगे XYZ 12th का जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे आपको सिर्फ तीन तरीके मिलेंगे। तीन तरीके से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा कि प्रकाश किरणें कैसे आती है और कैसे जाती है। परावर्तन होगा, ये दर्पण परावर्तन कर देते हैं, प्रकाश किरणें आएंगी टकरा कर जाएंगी। तो कितने तरीके से, तो देखो इसको स्टार्ट करने के लिए तरीके बता देता हूं आपको। सबसे पहला तरीका, ये दर्पण मुख्य अक्ष प्रकाश किरण अगर समांतर आएगी तो हमेशा आंखें बंद करके बोल दो कि कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। ठीक है, फिक्स हो गया है। प्रकाश किरण है समांतर, फोकस से जाएगी। सेकंड, प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र पर आपतित होती है, वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र की खासियत ये होती है कि वक्रता केंद्र से रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसको मुड़ना ही नहीं है। वक्रता केंद्र सेंटर है, लाइट अगर इसे वक्रता केंद्र पे आई तो वक्रता केंद्र से चली जाएगी। दो चीजें। और तीसरा ये होता है आपका ध्रुव। ध्रुव की खासियत ये है कि जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। मान लो ये 45 डिग्री के कोण पे आई तो 45 डिग्री रिफ्लेक्ट होगी। तो तीन तरीके के अलावा आपको एक भी तरीका नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो मैंने बातें आपको बताई है ये सारी की सारी इस पे लागू होती है। वो शॉर्ट में मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, है ना। समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, पहला तरीका। आप कोई सा भी क्वेश्चन करो और एक ही क्वेश्चन को जैसे आप 1/f = 1/b - 1/u, इसको भी हम जब प्रूव करते हैं तो बहुत सारे तरीके होते हैं। ऐसा नहीं एक तरीका होता, बहुत सारे तरीके होते हैं। आप भले समांतर और ये वाला ले लो, वक्रता केंद्र वाला, कोई सा भी ले लो, हम किसी भी तरीके से उसको सोल्व कर सकते हैं। तो तीन तरीके आपको याद रखने हैं। चलो अब कुछ तरीके हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो फटाफट से देखते जाना। कुछ स्थितियां मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने समझ लिया तो आपके ऑब्जेक्टिव यहाँ से तो गलत होने वाले नहीं है। चलो सबसे पहले अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये मुख्य अक्ष प्रकाश किरण अगर समांतर आई तो कहां से जाएगी? फोकस से। कहां से आएगी? फोकस से। ठीक है, तो मान लो एक प्रकाश किरण यहां से आई कि यहां से आई, तो ये भी फोकस से गई, ये भी फोकस से गई, मतलब जहां पे दोनों प्रकाश किरणें मिलेगी वहां पे इमेज बनेगी। कहीं पे अनंत पे वस्तु रखी हुई है, वहां से प्रकाश किरणें आई, टकराने के बाद परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद नंबर फर्स्ट वाली प्रकाश किरण फोकस से गुजरी, नंबर सेकंड वाली प्रकाश किरण भी फोकस से गुजरी, तो इमेज का बनी? फोकस बनी। ठीक है, तो हम इस टेबल की पूर्ति करते जाते हैं। वस्तु की स्थिति अनंत, प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनेगा? फोकस पर। ठीक है, अब प्रतिबिंब का आकार तो आपको एक ऐसा दिख रहा है, ये बिल्कुल पॉइंट साइज है, डिमिनिश्ड, बहुत छोटा। ठीक है, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार की तुलना में क्या छोटा है, तो इसको बोलते हैं बिंदु आकार का, बिंदु आकार, या आप इसको छोटा बोल सकते हो। और प्रतिबिंब की प्रकृति तो देखो, अवतल दर्पण मैक्सिमम केस में उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, और उल्टा प्रतिबिंब, दो चीज और याद रखना, अगर उल्टा है तो वास्तविक है, ये भी फिक्स है। उल्टा कभी भी आभासी नहीं रहेगा, उल्टा है तो वास्तविक है, और सीधा है तो आभासी है। देखो ये उल्टा है तो वास्तविक है, तो प्रकृति हो जाएगी उल्टा और वास्तविक, है ना, इन्वर्टेड एंड रियल। ठीक, सेकंड, अब हम क्या करते हैं, वस्तु को खिसका के लेके जाते हैं। वस्तु खिसका के लाओगे अनंत से, तो सबसे पहले आपको वक्रता केंद्र मिलेगा, तो वस्तु रखेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, इंफिनिटी और सी के बीच अपने इसको रख दिया। ठीक है, चलो इसकी इमेज बना देते हैं फटाफट से। तो ये आपका अवतल दर्पण। ठीक, अब आपने वस्तु को रखा सी एफ, यहां पे वस्तु को रख दिया, हमने इसका नाम दे दिया ए बी। ठीक है, ए इसका वर्टेक्स हो गया और बी जो हो गया इसका बॉटम पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहां से प्रकाश किरण आएगी समांतर,
दर्पण आ गया सामने, परावर्तित होगी कहां से निकलेगी? फोकस से। ठीक, अब दो केस और बचे, उसमें से एक केस और ले लो आप। सिर्फ आपके लिए दो केस जरूरी है। तो सेकंड वाला केस, प्रकाश किरण को आप ध्रुव पे आपतित करा दो तो जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो देखो ये रिफ्लेक्शन हो गया इसका, ये आपतित किरण, ये रिफ्लेक्ट किरण, ये आपतित किरण, रिफ्लेक्ट, तो यहाँ पे कहीं प्रतिबिंब बनेगा इसका। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे लंब डाल देते हैं। तो ये ए से चली थी तो ये ए डैश, ये हो गया बी डैश। बताओ इमेज कैसी बन रही है? तो अब आप बता सकते हो सब कुछ। ध्यान से देखो कैसे बताना है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति है C और F के बीच में, तो आप लिखोगे C और F के बीच, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। प्रतिबिंब का आकार कैसा है? तो आप बता दोगे ये जो आकार है, हमेशा जब भी ऑब्जेक्ट जो है आपका, यानी कि वस्तु है और वस्तु के पहले प्रतिबिंब बन रहा है, तो वो छोटा ही रहेगा। वस्तु जो रखी है उसकी दूरी, ध्रुव से वस्तु की जो दूरी है, यानी कि दर्पण से वस्तु की दूरी है, उसकी तुलना में प्रतिबिंब की दूरी अगर कम है तो छोटा बनेगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि बनाने में आपको थोड़ा सा बड़ा छोटा दिख रहा हो, लेकिन मैं आपको उसका फैक्ट बता देता हूँ, वो भी आप याद रखें कि प्रतिबिंब मतलब दर्पण से वस्तु की जो दूरी है, यदि वो ज्यादा है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी से, तो फिर ये छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एक तो छोटा हो गया है और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ कैसा बन रहा है? छोटा। ठीक है, आकार में कैसा है? वस्तु का आकार कैसा है, सॉरी प्रतिबिंब का आकार कैसा है? छोटा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? तो ये उल्टा बन रहा है, और उल्टा हमेशा क्या होता है? वास्तविक होता है। बिना सोचे समझे लिख देना है कि उल्टा है तो वास्तविक है, बिल्कुल नहीं सोचना है, कहीं पे भी नहीं सोचना, उल्टा है तो वास्तविक है। ठीक है, थर्ड कंडीशन, अब मैं क्या करता हूं कि इसको खिसका के और आगे लेके जाता हूं। ठीक है, खिसकाया मैंने इसको, ये आपकी वस्तु है ए बी, इसको मैंने रख दिया कहां पे? आपके वक्रता केंद्र सी पर, वक्रता केंद्र सी पर, ये फोकस हो गया, ये ध्रुव हो गया। देखो वक्रता केंद्र का तो ऑब्जेक्टिव आता है, लिख के रख लो इसको। 100% में से 99.99% केसेस में तो अगर इसमें से पूछते तो वक्रता केंद्र का पूछते। क्यों पूछते? क्योंकि वक्रता केंद्र पे अगर वस्तु को रखा तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। कैसा बनता है? तो वस्तु का आकार का बनता है, बराबर, कोई चेंज नहीं आता उसमें, जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। जैसे प्रकाश किरण यहाँ पे आपतित होगी, फोकस से जाएगी। ठीक है, प्रकाश किरण समांतर आई, फोकस से गई। सेकंड, ध्रुव पे जितने एंगल पे आपतित होगी वो ध्रुव से उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जब आप जहां पे दोनों प्रकाश किरणें मिल रही है वहां पे वास्तविक प्रतिबिंब, मिलती हुई प्रतीत हो तो आभासी, मिल रही है तो वास्तविक। यहाँ पे लंब डाल देंगे हम, तो ये हो जाएगा ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश। तो आप देखोगे जितनी बड़ी वस्तु थी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब, और वक्रता केंद्र पे था तो वक्रता केंद्र बना। तो इसका केस में सी पर आपने रखा, प्रतिबिंब की स्थिति कहां है? सी पर। वस्तु की स्थिति सी पर यानी वक्रता केंद्र पर, प्रतिबिंब की स्थिति सी पर यानी कि वक्रता केंद्र पर। आकार बराबर। ये कंडीशन होती है जब अगर आपको किसी दर्पण की सहायता से वस्तु के बराबर ही आपको प्रतिबिंब बनाना है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वक्रता केंद्र पर रखना पड़ेगा उसे। और थर्ड वाली कंडीशन है, मतलब इसमें क्या बताना आपको? प्रकृति बतानी है। कैसा है? तो ये उल्टा है, और कैसा है? वास्तविक है। उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक चल रहा है। ठीक है, अब फिर इसमें और भी कंडीशन है। अब हम क्या करेंगे? सी और एफ के बीच थोड़ा सा खिसका दो इसको, सी और एफ के बीच में लेके जाओ। तो फोर्थ वाला पॉइंट है सी और एफ के बीच। इसके लिए डायग्राम बनाएंगे हम सी और एफ के बीच। देखो ये अवतल दर्पण, ठीक, अवतल दर्पण, ये ध्रुव, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। वस्तु को रखा ए बी, जिसे प्रकाश किरण आपतित होगी फोकस से जाएगी, हर बार हम यही कर रहे हैं, समांतर आएगी फोकस से जाएगी। सेकंड, ध्रुव पे आपतित कराया, जितने एंगल पर आई उतने एंगल पे क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। तो देखो ये यहाँ पे कहीं इमेज बनेगी, इस पर हम लंब डाल देते हैं, तो ए डैश बी डैश है ना।
ए डैश बी डैश। देखो इसको थोड़ा सा ये याद रखना कि ये इमेज यहाँ नहीं बनेगी, इसको हम जिसे पीछे बढ़ाएंगे, मतलब पीछे बढ़ाने मतलब परावर्तन के बाद, तो कहीं यहाँ जाके इमेज बनेगी। मतलब समझ रहे हो? अगर आपने C और F के बीच में रखा तो धीरे धीरे प्रतिबिंब जो है वो बढ़ता जा रहा है। प्रतिबिंब क्या कर रहा है, आपने रखा C और F के बीच में वस्तु को, जब आपने C पे रखा था तो C पे बना था। आप देख रहे थे कि स्टार्टिंग से धीरे 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 इमेज जो खिसकते जा रही है, वस्तु को हम पास लाते जा रहे हैं, इमेज दूर जाती जा रही है, वस्तु पास आ रही है, इमेज दूर जा रही है। इस केस में भी क्या होगा कि जब आप इसको C और F के बीच में रखोगे तो प्रतिबिंब जो रहेगा वो C के बाहर बनेगा, यानी कि अनंत और C के बीच में, है ना। तो कहीं यहाँ पे बनेगा तो इसको डैश डैश करके ये आपका लंबा सा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो हम इसको लिख देते हैं, कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति जो रहेगी वो कहाँ रहेगी, अनंत और C के बीच। ठीक, कैसा रहेगा, बड़ा। अब बड़ा आएगा क्योंकि अब इमेज जो है वो वक्रता केंद्र को पार करके चली गई है, तो अब बड़ा बनने लग जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति तो रहेगा तो वही उल्टा, और उल्टा रहेगा तो वास्तविक रहेगा, उल्टा रहेगा तो वास्तविक। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन जो है, अब चाहो तो आप इसमें सब उल्टा कर सकते हो। जैसे अगर आपने देखो C और F के बीच अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना, और अब आपने वक्रता केंद्र फोकस के बीच रखा तो अनंत और C के बीच बना। ठीक है, अनंत पे रखा था वस्तु को तो प्रतिबिंब का बना फोकस पर। अब आप फोकस पर रखोगे तो अनंत पे बनेगा, फोकस पर रखोगे तो अनंत पर बनेगा, अनंत पे रखा तो फोकस पे बना। ये F ये C, वस्तु को रख दिया फोकस पर A B। देखो जब आप डायग्राम प्रॉपर स्केल पेंसिल वगैरह से बनाओगे तो आपके डायग्राम बिल्कुल एग्जैक्ट सही बनेंगे। ठीक है, प्रकाश किरण समांतर आपतित कराएंगे तो हमें पता फोकस से ऊपर जाएगी, इसमें कोई चेंज किया नहीं हमने। ठीक, सेकंड, जब आप ध्रुव पे आपतित कराओगे तो ध्रुव पे आपतित कराओगे, जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे क्या जाएगी, रिफ्लेक्ट। तो देखो ये लाइन है ना, कभी मिलेगी नहीं, समांतर जाएगी, और जब समांतर जाएगी तो प्रतिबिंब का बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो हम पांचवी कंडीशन लिख लेते हैं, कहाँ रखा वस्तु को, फोकस पर, प्रतिबिंब का बना अनंत पर। कैसा बना, तो स्वाभाविक है, अब बड़ा बनने लग गया तो बड़ा ही बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, अब इस डायग्राम की लास्ट स्टेप है ना, वो और हम बना देते हैं, जहां पे जाके अवतल दर्पण जो होता है इसकी मैग्नीफाइंग पावर जो होती है, यानी कि इसकी जो आवर्धन क्षमता होती है वो धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है और एक भी होती है, धनात्मक ऋणात्मक और एक। ठीक है, क्यों, क्योंकि सब तरह के प्रतिबिंब बनाते हैं, सब तरीके, उल्टा सीधा सब, है ना। आड़ा तिरछा नहीं बोलना है, आड़ा तिरछा अपन ने पढ़ा भी नहीं है, तो उल्टा और सीधा, है ना, और बिंदु के आकार का। ठीक है, लास्ट कंडीशन मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये आपका अवतल दर्पण फिर से, ये मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। अब हम प्रतिबिंब को रखते हैं फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक है, फोकस तथा ध्रुव, ठीक है, के बीच में प्रतिबिंब का बनेगा। तो देखना यहां से, देखो ये कंडीशन जो है ना, अगर आप जब सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ोगे तो सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत भी होता है कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, ये उसका सिद्धांत है ना। देखो प्रकाश किरण जाएगी समांतर, वो कहां से ऊपर जाएगी, फोकस से। ठीक, फोकस से चली गई। सेकंड जाएगी ध्रुव पे, देखो बड़ा सा एंगल बनाया, तो ऐसा कैसे, बड़ा सा एंगल ऐसे बनाएगी, तो ये तो क्या हुआ, ये तो दूर हट रहा है, परावर्तित किरणें क्या हो रही, दूर हट रही, तो ये दूर हटते 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 दूर हटती जाएंगी, है ना। आप चले जाओ अनंत तक, ये कभी मिलेगी नहीं और दूर हो जाएंगी, है ना। अगर एक व्यक्ति के साथ चले और एक इसके साथ चले तो ये हमेशा के लिए क्या जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में जब प्रकाश, आपने जितने भी केस पढ़े सब में प्रकाश किरणें
मिल रही थी लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रही है, तो ऐसे केसेस में हमको इसको पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ता है। तो हम जैसे इसको पीछे बढ़ाएंगे तो इस पॉइंट पर ये मिलती हुई दिखेगी, ठीक है। तो मिलती हुई प्रतीत हो रही है यानी कि आभासी बनने वाला है, तो ये आभासी बनेगा, ठीक है। और कैसा बनेगा, देखो ये आ रही है वर्टेक्स से, ये आ रही है ए से, तो ये भी क्या रहेगा ए, और ये जाएगा ए डैश बी डैश। अभी तो इसमें तो उल्टा हो गया, उल्टा क्या हो गया, मतलब प्रतिबिंब सीधा हो गया। देखो फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखा, प्रतिबिंब का बना दर्पण के पीछे, बियॉन्ड द मिरर, ठीक है, दर्पण के पीछे बना, ठीक। उसके बाद इसका आकार देख लेते हैं, तो आकार तो बड़ा है। फिर हम प्रकृति देख लेते हैं, तो प्रकृति तो सीधा हो गया ये, और सीधा हो गया तो फिर आभासी हो गया, सीधा हो गया तो आभासी हो गया, ठीक है। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने बहुत जल्दी जल्दी आपको इसलिए समझाया है कि आपकी एग्जाम्स वगैरह आ रही है, पर बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारे इसके समझा दिए। अब इसमें से एक दो इम्पोर्टेंट जो होते हैं डेरिवेशंस होते हैं तो वो मैं करवाऊंगा, लेकिन उसके लिए वीडियो दूसरा बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इसको बहुत अच्छे से देखें, और अगर आपको पसंद आए तो आप अपने ही जैसे दूसरे बच्चों को भी आप बताएं, और कमेंट करके बताएं कि फिजिक्स की आत्मा चैनल आपको कैसा लगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।